हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था समघात रैखिक अवकल समीकरण को समान्यन करने वाली अवकल समीकरण। हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी जिसका फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। नौ अब है हमारी इस यूनिट का नेक्स्ट सॉरी आपकी सेकेंड नहीं थर्ड यूनिट है, ठीक है, गलती से यहाँ पे सेकेंड डल गया। नौ अब इस थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन है फिफ्थ चैप्टर युगपत अवकल समीकरण। युगपत अवकल समीकरण क्या होती है देखिए, किसे कहते हैं? वे अवकल समीकरण जिनमें युगपत समीकरणों की संख्या आश्रित चर राशियों की संख्या के बराबर होती है और समस्त समीकरण रैखिक होती हैं उन्हें अचर गुणांकों की युगपत रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यानी वे अवकल समीकरण आपको युगपत अवकल समीकरण कहलाएंगे जिनमें जितने आश्रित चर होंगे उतनी ही आपको अवकल समीकरण दी हुई होंगी। अगर दो आश्रित चर है तो दो अवकल समीकरण होंगी, तीन आश्रित चर है तो तीन अवकल समीकरण दी हुई होंगी। आई बात समझ में? तो यानी वे अवकल समीकरण जिनमें युगपत समीकरणों की संख्या आश्रित चरों के बराबर होती है, जितने आश्रित चर दिए हुए होंगे उतनी ही आपको समीकरण दी हुई होंगी और वो सारी समीकरण कैसी होंगी? रैखिक रूप में होंगी, तो वो कहलाती हैं युगपत अवकल समीकरण। ठीक है, आ गया समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वे अवकल समीकरण जिनमें जितने आश्रित चर होते हैं युगपत समीकरण उतनी ही समीकरण उपस्थित होती है। अगर दो आश्रित चर दिए हुए हैं तो आपके पास दो अवकल समीकरण होंगी, तीन आश्रित चर है तो तीन अवकल समीकरण दी हुई होंगी और वे सारी समीकरण किस फॉर्म में होंगी? रैखिक रूप में, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात की इक्वेशंस होंगी। वो क्लियर है? तो उन्हें क्या कहते हैं? युगपत रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्लियर है ये चीज? ना मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये होंगे कि आपके जो x और y होंगे वो आश्रित चर होंगे और t है वो अनाश्रित चर होगा। अब युगपत समीकरणों को हल करने के दो मेथड हैं, ठीक है, एक तो है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। आपको ये दोनों विधि मैं क्वेश्चन से डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे हो जाती है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी तो आपको दोनों मेथड विधि बताऊंगी कि किस तरीके से की जाती है, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम इस विधि से करेंगे क्योंकि हमारी जो ये विधि है प्रतिस्थापन विधि ये इजी होती है बेटर विलोपन विधि से। क्लियर है? तो युगपत अवकल समीकरणों को हल करने की दो विधि होती है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दोनों विधि से सोल्व कराऊंगी, लेकिन हम जब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो इस मेथड से ही करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और हम यही विधि यूज में लेंगे। क्लियर है ये चीज? ये तो होगी युगपत अवकल समीकरण रैखिक में। मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ जो इसी के क्वेश्चंस पे आगे आएंगे। ठीक है, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में, ये बाकी तो क्वेश्चन से क्लियर होगा आपका जब आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके, x y dx ओवर dt, चलो इसको नेक्स्ट में बताते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं जो ये विधि हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो युगपत अवकल समीकरण किसे कहते हैं और उसे किस विधि द्वारा हल किया जाता है। क्लियर है ये चीज ना? अब देखिए हमारा एग्जांपल, हमें दिया हुआ है dx ओवर dt माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, dy ओवर dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आपके पास x और y दो क्या है? आश्रित चर है जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t पे, और t क्या है? अनाश्रित चर। दो आश्रित चर है तो आपको जो अवकल समीकरण दी हुई है वो कितनी दी हुई है? दो दी हुई है। क्लियर है? और दोनों ही अवकल समीकरण किस फॉर्म में है? रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में। क्लियर है चीज ना? अब देखिए दी हुई समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे d ओवर dt को कैपिटल D से शो करते डिफरेंशियल, तो इनमें से क्या हो जाएगा? d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखती हूँ तो ये तो 2x हो गया माइनस के 2x, और ये d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 ना। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये दो इक्वेशन होगी, हम इनको ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि y की टर्म नहीं होनी चाहिए उसमें। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण एक की तो d माइनस 5 से संक्रिया करा दें, समीकरण एक की d माइनस 5 से संक्रिया करा दो, फिर आपस में से घटा दो। तो समीकरण एक की d माइनस 5 से संक्रिया कराने पर करवाइए, तो ये क्या हो गया? d माइनस 5 इंटू डी माइनस 7। इस चीज का ध्यान रखना, आप इसकी संक्रिया करा रहे हो d माइनस 5 से, x है वो किसके साथ ऑपरेट है? d माइनस 7,
तो ये नहीं कि कहीं आप ये लिख दो कि d-7 और d-5 इंटू एक्स, ये गलत होगा लिखने का तरीका, क्योंकि जो x है वो d-7 के साथ ऑपरेट हो रहा है। तो जब संक्रिया कराओगे तो ये होगा d-5 d-7 इंटू एक्स, ये फॉर्म होगी। आप इसको इस तरीके से भी नहीं लिख सकते कि d-7 इंटू एक्स और इंटू d-5, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको ये फॉर्म लिखनी होगी d-5 इंटू d-7 इंटू एक्स, एक्स जिस पे ऑपरेट हो रहा है उसी वैल्यूज के साथ ऑपरेट करोगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख दिया तो x इस डिफरेंशियल पे पहले ऑपरेट हो जाएगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो समीकरण 1 के d-5 से संक्रिया कराने पर हमने करा दी, तो d-5 इंटू d-7 इंटू एक्स प्लस d-5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दो। जैसे ही समीकरण 3 में से 2 को घटा दोगे तो y क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि जो दी हुई अवकल समीकरण उसे इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखते ही आपको इस तरीके से संक्रिया करानी है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उनको ऐड, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, लेकिन y कैंसिल आउट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? नाउ हो गया था हमारा y कैंसिल आउट घटाने पर, ये इक्वेशन बचेगी इधर से, पूरे में से y कैंसिल आउट, पूरे में से x कॉमन आ चुके हैं। मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन बन गई। अगर आप इस इक्वेशन को देखो समीकरण 4, ये क्या है? अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ कैपिटल D क्या है? d/dt है। क्लियर है चीज? तो अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण है तो हम उसी विधि से हल करेंगे, क्योंकि RHS तो इसका ऑलरेडी 0 है, तो विशिष्ट समाकल तो फाइंड नहीं होगा, सिर्फ क्या फाइंड होगा? इसका पूरक फलन फाइंड होगा। और पूरक फलन फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे? सहायक समीकरण करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसकी सहायक समीकरण है m² - 12m + 37 इज इक्वल टू 0। इसके जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास m का मान आ गया है 6 ± आयोटा। क्लियर है ये चीज? हमने ये इस इक्वेशन के लिए सोल्व करी है, d² - 12d + 37 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। समीकरण 4 के लिए हमें हल किया है, तो समीकरण 4 का व्यापक हल क्या हो जाएगा? याद रखना ये x और t में, तो x इज इक्वल टू e⁻6t इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t। क्लियर है? क्योंकि विशेष समाकल फाइंड होगा नहीं, वो ऑलरेडी 0 है। आगे इतना तो आपको हर क्वेश्चन में काम करना है। आगे बात समझ में कि आपको जो अवकल समीकरण दी हुई है उसे d की फॉर्म में लिखना है। ऐसे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई या संक्रिया कराओगे कि y कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। y कैंसिल आउट होगा, आपकी इक्वेशन सिर्फ x में बचेगी, जहाँ कैपिटल D का मान होगा d/dt। वो अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण होगी, और अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण को हम जिस तरीके से सोल्व करते हैं उसी तरीके से सोल्व करोगे। आगे यहाँ पर अगर 0 नहीं दिया हुआ था RHS में, तो पहले फिर उसके बाद विशिष्ट समाकल फाइंड करते और फिर उस समीकरण का व्यापक हल देते। तो इतना तो आपको सब क्वेश्चंस में करना है। अब है कि हमें क्वेश्चंस में y का मान ज्ञात करना होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस मेथड में। और एक चीज और है कि y का मान ज्ञात करने के लिए कहीं आप ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आप 2 की टर्म को कैंसिल आउट कर दे, कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे d-7 से कर दिया, कैंसिल आउट, और y के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो इस तरीके से बनेगा वो तरीका गलत होगा। हम निकालते y का ही मान है, पर इसलिए ऐसे नहीं कि हम पहले उसमें से x की टर्म को कैंसिल आउट कर दें, ये हमारा कोई मेथड नहीं है, वो मेथड गलत है। हमें सबसे पहले x का व्यापक हल निकालना होगा। x का व्यापक हल निकालने के बाद फिर हम y का व्यापक हल निकालेंगे, जिसके 2 मेथड हैं, ठीक है। अब पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि, और हम क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व करेंगे। नाउ प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि आपको जो ये समीकरण दी हुई है, ठीक है, यहाँ x का मान रख के आपको y का मान इजीली फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 2 में तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 में देखो dy है, डिफरेंशियल आ रहा है, फिर उधर d को ले जाओगे तो 1/d इंटीग्रेशन को सोल्व करेगा। लेकिन यहाँ y का मान आप इजीली निकाल सकते हो, उस वैल्यूज को इधर जाएगी 7x - dx। x का मान है, dx किसको शो करेगा? t के सापेक्ष x के डिफरेंशियल को। तो क्या करोगे उसके लिए आप? समीकरण 5 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए। समीकरण 5 का t के सापेक्ष dx/dt, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? dx। पहले इस वैल्यूज को कांस्टेंट रखिए, e⁻6t का कीजिए, तो ये क्या हो गया? 6e⁻6t इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t। अब e⁻6t को कांस्टेंट रखिए और इन वैल्यूज का कीजिए,
प्लस e की पावर 6t माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। क्लियर है। समीकरण 5 से x का मान और समीकरण 6 से dx ओवर dt यानी dx का मान अब समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या होगी, y इज इक्वल टू 7x माइनस dx। क्लियर है। समीकरण 1 में ही रखना, आप 2 में रख सकते हो x का मान, पर दो में ये क्या इक्वेशंस बनेगी आपकी, अगर इधर देखो तो dy माइनस के 5y, यहाँ y का डिफरेंशियल शो कर रहा है ये, जबकि हमारे पास y का कोई डिफरेंशियल नहीं है। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपको वरना x के टर्म में नीचे 1 d माइनस 5 को लेके जाना पड़ेगा, उसे सोल्व करोगे तो वो मेथड लंबा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि x का मान आप निकाल चुके हो। अब यहाँ एक बार डिफरेंशियल है, 2 बार है, वो आप इजीली करके इसमें वैल्यूज रख सकते हो। आगे बात समझ में ना, मान पुट करो, ये तो हो गया x का मान और ये हो गया पूरा dx का मान। आगे बात समझ में ना, यहाँ देखिए इधर के आपकी ये 7 e टू दी पावर 60 कॉमन है, आ जाएगा सब में से, क्या बचेगा 7 c1 cos t माइनस 6 c1 cos t, ओनली c1 cos t, 7 c2 sin t माइनस के 6 c2 sin t, ऑलरेडी यही बचेगा, ये वैल्यूज एज इट इज। क्लियर है ना। कॉमन आउट लेके जब सोल्व करोगे e की पावर 60 कंप्लीट में से कॉमन, इन दोनों में से cos t कॉमन लोगे तो ये तो क्या बचेगा c1 माइनस c2, और इनमें साइन कॉमन लोगे तो c1 प्लस c2, आ गया ये y का मान। क्लियर है। तो समीकरण 5 जो x का मान है और समीकरण 7 जो कि y का मान है, ये दोनों समीकरणें मिलकर क्या देती हैं, दी हुई समीकरण का व्यापक हल प्रदान करती हैं। क्लियर है चीज। तो इस मेथड को ध्यान रखना, आपको जैसे ही x का मान आ जाएगा तो जो आपकी समीकरण दी हुई होगी, जो y का मान इजीली, उसमें x और dx d स्क्वायर x जो भी होगा उसका मान पुट कर दीजिए, और फिर आपको जो y का मान फाइंड हो जाएगा वही क्या होगा हमारी, तो x का मान और y का मान, ये दोनों समीकरणें मिलकर क्या करती हैं, दी हुई समीकरण का व्यापक हल प्रदान करती हैं। क्लियर है। तो ये मेथड ही हम क्वेश्चंस में यूज लेंगे, इजी भी है और आपको सोल्व करना इजी, बस कुछ नहीं है, दी हुई समीकरण को डी ऑपरेटर में लिखिए, मल्टीप्लाई करके y को कैंसिल आउट कीजिए, x में अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण बनेगी, जिसे आप मेथड पढ़ चुके हो, अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण कैसे सोल्व करते हैं 3rd चैप्टर में, उसी तरीके से सोल्व कीजिए और फिर वो x के लिए व्यापक हल देगी, और फिर x dx के मान आप समीकरण में पुट कर दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो x और y दोनों के मान मिलकर दी हुई समीकरण का क्या करते हैं, व्यापक हल प्रदान करते हैं। क्लियर है ये चीज। ये तो थी प्रतिस्थापन विधि और हम इसी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब दूसरी विधि है विलोपन विधि। देखिए ये क्या है, समीकरण 2 की d-7 से संक्रिया कराने पर x का मान फाइंड करने के बाद है ये विधि। इतने एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हमने सबसे पहले x का मान फाइंड कर लिया है और उसके बाद हम ये विधि निकाल रहे हैं, यानी आपको क्वेश्चंस में इतना काम तो करना ही होगा, उसके बाद ये मेथड यूज में आएंगे। क्लियर ये चीज। नौ, समीकरण 2 की d-7 से संक्रिया कराने पर, समीकरण 2 की जैसे आप d-7 से संक्रिया कराओगे तो -2 d-7 इंटू एक्स प्लस d-5 d-7 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इतना ध्यान रखना कि x को ऑपरेट कर रहे हो, ये नहीं कि -2x इंटू d-7 लिख दो, फिर डिफरेंशियल किस पे ऑपरेट होगा, गलत होगा। वो लिखने के तरीका आपको इस तरीके से होना चाहिए, अगर आपने लिखने का तरीका बदल दिया तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। नाउ समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 8 में जोड़ने पर, जैसे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 8 में जोड़ोगे x की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या है d-7, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 में जोड़ा, x क्या हो गया कैंसिल आउट, सिर्फ किस में बचेगी y में। क्लियर है ये चीज। ना इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आपकी आ गई d² - 12d प्लस 37 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे देखिए तो ये क्या है, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसे उसी मेथड से हल करेंगे। तो इसका यहाँ तो 0 है तो विशिष्ट समाकल तो फाइंड होगा नहीं, सिर्फ क्या फाइंड होगा, इसका पूरक फलन फाइंड होगा, और उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी सहायक समीकरण फाइंड करेंगे। सहायक समीकरण फाइंड करोगे तो ये क्या होगी m² - 12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0, ये आ चुकी है, यानी m इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस आयोटा, यही होगी आपकी ना। तो इस समीकरण 9 का याद रखना, y के लिए सोल्व कर रहे हैं तो समीकरण 9 का क्या होगा व्यापक हल,
y इज इक्वल टू e टू दी पावर 60 इंटू a cos t प्लस b sin t, जहां a और b क्या है, स्वेच्छ अचर राशियां हैं। नाउ देखिए इधर, यहाँ हमने जब x का मान फाइंड किया था तो इस समीकरण 5 में जो c1 और c2 जो कि स्वेच्छ अचर राशियां हैं, और समीकरण 10 में जो ये स्वेच्छ अचर राशियां हैं a और b, ये आपस में स्वतंत्र नहीं है, यानी आपस में बराबर नहीं है। क्लियर है? आगे की बात समझ में। समीकरण 5 में c1 और c2, समीकरण 10 में a और b, ये स्वेच्छ राशियां हैं, आपस में स्वतंत्र नहीं है। हम a और b को किस में डिनोट करेंगे, c1 और c2 में डिनोट करेंगे, और वो किस तरीके से करेंगे उसका मेथड ये है। देखो, समीकरण 5 से dx का मान, समीकरण 6 से dx का मान, और समीकरण 10 से y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, जो आपकी समीकरण 1 ये थी। यहाँ dx है, x है और y है, तीनों समीकरण से आप मान पुट कर दीजिए। जैसे तीनों समीकरण से आप मान पुट करोगे तो आपके यही होगी, ये तो होगी dx का मान, ये हो गया x का मान, और ये हो गया है y का मान। क्लियर है ना? dx और x के मान को जब इन दोनों को सोल्व करोगे तब तो आपकी ये वैल्यूज आएंगी, और ये e की पावर 60 एज इट इज हो गया a cos t प्लस b sin t। ना अब देखिए, e की पावर 60 तो कंप्लीट में से कॉमन आ चुका है ना, तो cos t कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये a प्लस c2 माइनस c1, sin t कॉमन लोगे तो b माइनस c1 माइनस c2। ये जो समीकरण है ये कब संतुष्ट होगी, अगर a बराबर क्या हो, c1 माइनस c2 और b इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अगर आप a की जगह देखो यहाँ पे c1 माइनस c2 रखते हो तो c1 माइनस c2 रखोगे तो c2 से c2 कैंसिल आउट, c1 से c 0 ना। यहाँ b की जगह c1 प्लस c2 रखते हो तो दोनों टर्म कैंसिल आउट, 0 बराबर होगी प्रूफ। तो ये समीकरण कब संतुष्ट है, तभी संतुष्ट होगी जब आप a की जगह क्या रख रहे हो, c1 माइनस c2 और b इज इक्वल टू c1 प्लस में c2। क्लियर है? तो हमें a और b का मान c1 और c2 के पदों में व्यक्त करना था, तो y का अभिष्ट मान क्या होगा, समीकरण 10 में ये a और b का मान रख दीजिए। तो ये हो गई, यहाँ देखिए a cos t प्लस b sin t था, तो c1 माइनस c2 cos t प्लस c1 प्लस c2 sin t। क्लियर है? तो ये थी आपकी विलोपन विधि, लेकिन हम ये विधि यूज में नहीं लेंगे क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, आपको सारे मान रख के सोल्व करने पड़ते हैं। सबसे इजी मेथड आपका यही है, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि तो मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, लेकिन हम अगर क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे तो वो सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे हल करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। क्लियर? आप चाहो तो विलोपन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस लंबा रहेगा। मैं आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, प्रतिस्थापन विधि से, जो इजी भी रहेगा और क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। तो यानी आपको मैं आपको मेथड समझा देती हूँ। युगपद अवकल समीकरण क्या होती हैं, कि वे अवकल समीकरण जिनमें समीकरणों की संख्या आश्रित चरों के बराबर होती है, यानी जितने आश्रित चर दिए हुए होते हैं उतनी ही समीकरण दी हुई होती है, और वे समीकरण किस रूप में होती हैं, रैखिक रूप में होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, युगपद अवकल समीकरण कहलाती हैं। इन्हें सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। हम दोनों मेथड में क्या करेंगे, हमें जो सबसे पहले अवकल समीकरण दी हुई है उन अवकल समीकरण को डी की फॉर्म में लिखकर दोनों को इस तरीके से लिखते हैं, फिर उन्हें इस तरीके से कांस्टेंट से या किसी डी से संक्रिया इस तरीके से कराते हैं और आप जोड़ते हैं उसके बाद कि उसमें से y की टर्म क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है? y की टर्म को कैंसिल आउट करके आपको इस तरीके की समीकरण बनेगी जो x में अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण होगी। और अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? ये चीज हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो उसी तरीके से इसका पूरक फलन निकालोगे, अगर विशिष्ट समाकल भी निकल रहा है तो वो भी निकालोगे, और फिर इस समीकरण के लिए व्यापक हल दोगे जो x इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई होता है। क्लियर है? ये आपका x का मान हो जाएगा। उसके बाद आपको जो आपकी इक्वेशन दी हुई होंगी उन इक्वेशंस में इस तरीके से देखना है क्या y का मान निकाल चुको, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे आपको dx का मान चाहिए होगा, यानी dx ओवर dt। तो इस x का t के साथ अवकलन कीजिए, d स्क्वायर होता तो 2 बार करते और मान रखते, और वहां से x और dx के मान उन समीकरण पुट कर दीजिए जो आपका y का मान आ जाएगा। x का मान और y का मान मिलकर आपको दी हुई समीकरण के व्यापक हल को प्रदान करते हैं। क्लियर है? ये होती है प्रतिस्थापन विधि, और हम इसी से क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे।
क्लियर है ये चीज़। अब एक चीज़ और देखिए जो आगे के क्वेश्चंस में आएंगी, कुछ एग्जांपल्स के बाद आएंगी, वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम हल करेंगे। आगे बात समझ में ना, अगर हम यहाँ तो ये थी कि dx ओवर dt एक इक्वेशन थी और dy ओवर dt। अब ये होगा कि आपकी अवकल समीकरण तो दो ही होंगी, लेकिन हर एक अवकल समीकरण में x भी होगा, y भी हो गया, dx ओवर dt हो गया और dy ओवर dt होगा। क्लियर है, ये चारों टर्म उपस्थित हैं, दो अवकल समीकरण है और उनमें ये चारों ही टर्म उपस्थित हैं, तब आपका सॉल्यूशन इतना इजी नहीं होगा। तो क्या करोगे, आपकी दो अवकल समीकरण, क्योंकि दो आश्रित चर है तो दो अवकल समीकरण होंगी जिनमें ये चार ही वेरिएबल्स होंगे। तो क्या करोगे, उन दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे। क्लियर है ये चीज, दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, उसमें आपको अगर t के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ देखिए आपको x और y तो होगा, लेकिन डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, एक्स वाई और डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर में आपको क्या मिल जाएंगे, अवकल समीकरण। दो अवकल समीकरण तो ये हो गई और दो अवकल समीकरण ये होंगे, टोटल क्या है, चार अवकल समीकरण हो जाएंगे अब आपके पास। क्लियर, ये प्रथम कोटि की होंगी और ये द्वितीय कोटि की होंगी ना। उसके बाद आप क्या करोगे, अब इन दोनों चारों समीकरणों में से या तो x और इसके अवकलज के विलोपन करोगे, वो आपको हो जाएगा, या फिर y और dy ओवर dt के इसके अवकलज का विलोपन करोगे और आपको एक नई समीकरण मिलेगी जिसे x या हल के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर मैक्सिमम x के लिए ही करते हैं और उसको सोल्व करने के बाद आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। क्लियर है, तो अगर आपको किसी अवकल समीकरण में ये दी हुई हो तो पहले आप क्या करोगे, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपकी इक्वेशन द्वितीय कोटि में होंगी, दो समीकरण और मिलेंगी। इन चारों समीकरणों से x और उसके अवकलज या फिर y और उसके अवकलज का विलोपन करके x या y में सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे। क्लियर है ये चीज, आपको आगे समझ, क्योंकि हमें x और y दोनों के ही मान चाहिए होंगे। बाकी ये मेथड आपका क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी एग्जांपल्स वगैरह है और क्वेश्चंस है, अगर किसी भी एग्जांपल में मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी। अगर किसी क्वेश्चंस में, किसी एग्जांपल में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको समझा दिया है, जब मैं आपको इसका क्वेश्चन सेंड करूंगी तो उससे आपको इसका इजी समझ, अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं इसको समझा दूंगी। क्लियर है ये चीज़।